वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। गाड़ी से उतरकर जिन्वू डीमन कैसल में एंटर कर जाता है, जहां पर अभी भी काफी ज्यादा आग लगी हुई है। लेकिन जिन्वू इस बार तैयारी करके आया है। उसके पास एक वाटर रिंग और एक चोगा है जो उसको आग से बचाकर रखेगा। जिन्वू को फिर से एक और क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसको डीमन सोल इकट्ठा करनी होंगी और इसके बदले में जिन्वू को एक र्यून स्टोन मिलेगा जो पहले के रिवॉर्ड के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन जिन्वू के पास पहले से ही शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन और मोनार्क डोमेन नाम की 3 स्पेसिफिक स्किल हैं जो काफी तगड़ी हैं। इसके बाद जिन्वू के सामने 76th फ्लोर का गेट ओपन होता है और जिन्वू उसके अंदर चला जाता है जहां पर बड़े बड़े डीमन उसको घूरे जा रहे थे। जिन्वू उस बड़े से डीमन के लिए टस्क को समन करता है जो ऑर्ब और अपने 3 तरह के स्पेल करके उसके ऊपर फायर ब्लास्ट कर देता है जो एक ही बार में डीमन लॉर्ड को खत्म कर देता है। इसके लिए जिन्वू को 1700 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। जिन्वू हैरान है कि टस्क ने एक झटके में ही डीमन का काम तमाम कर दिया और जिन्वू की औकात अब 81 लेवल के साथ बढ़ गई है और तबीयत बिगड़ने पर जिनी के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि वो बेहोशी से 2 दिन बाद होश में आए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर मुझे हो क्या गया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर यू, क्या आपके आसपास कोई ऐसा हंटर आया था जिसके पास माना बहुत था या फिर वो माना के नजदीक था? मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में शायद से इटरनल स्लम्बर के लक्षण नजर आए हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो गेट खुलने पर सामने आई थी और इसमें मरीज एक ऐसी नींद में सो जाता है जिसमें से उठना नामुमकिन है और मरीज को जिंदा रखने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो माना से चलता है और बहुत से मरीज इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। जिन्नी के पापा कहते हैं, नहीं डॉक्टर, मैं किसी हंटर के कांटेक्ट में नहीं आया हूँ, ये मुझे अपने आप ही हो गया है और मैं कभी हारा नहीं हूँ और मैं आज भी नहीं हारूंगा, भले ही मुझे ये बीमारी ही क्यों न हो गई हो। और उसी टाइम जापान के कोस्ट आइलैंड पर समुद्र के किनारे एक बड़ी सी एंट निकल आई है और 2 हंटर उस टाउन में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जबकि उसका एक साथी तो अभी अभी ही ज्वाइन किया है। एक बूढ़ा आदमी उनको थैंक यू बोलता है जो वो यहाँ पर आए हैं। उन दोनों हंटर का काम है खुलने वाले गेट पर नजर रखना और जल्दी से जल्दी गिल्ड को इन्फॉर्म करना क्योंकि बैकअप टीम को आने में 3 दिन लग जाएंगे और अगर देर हो गई तो डेंजन ब्रेक से टाउन बर्बाद हो जाएगा। उस टाउन में बस वो दोनों ही हंटर थे जिनकी रैंक डी और ई है। वो दोनों पेट्रोलिंग करते हुए बातें कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से कोई बड़ी सी चीज चलते हुए जा रही थी। तो उन्होंने उसे आवाज देकर पूछने की कोशिश करी कि वो कौन है और वहीं डीमन कैसल में जिन्वू की शैडो आर्मी ने बहुत से डीमन को मार डाला और जिन्वू ने अब अपना इंटेलिजेंट लेवल भी बढ़ा लिया है जिससे वो ज्यादा शैडो को बुला सकता है और वो क्या कर रहे हैं ये भी पता कर सकता है और उन्हें कहीं से भी ऑर्डर भी दे सकता है। जिन्वू जल्दी से काम निपटाने के लिए अपनी शैडो आर्मी को 6 पार्ट में डिवाइड कर देता है जिनमें टीम टस्क, टीम इग्रिस, टीम आयरन, टीम टैंकर, हाई यॉर्क टीम ए और हाई यॉर्क टीम बी शामिल हैं। जिन्वू उनको 2 काम देता है, पहला ये कि दुश्मन दिखते ही टपका डालो और दूसरा काम ये है कि अगले फ्लोर पर जाने का रास्ता मिलते ही उसको तुरंत रिपोर्ट करें। जिन्वू रिवॉर्ड के बारे में ना सोचते हुए परमिट पर ध्यान लगाता है और एक टारगेट बनाता है कि उसे जल्द से जल्द टॉप फ्लोर पर जाना है और शैडो सोल्जर को गए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और वो डीमन को टपकाकर एक्सपी बढ़ाने लगे थे। जिन्वू को लगा कि शैडो आर्मी उसकी काफी मदद कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उसने फाइट शुरू भी नहीं की है। शैडो सोल्जर की मुश्किलें बढ़ने पर जिन्वू एक हीलिंग पोशन पीता है। जिन्वू को डीमन कैसल पर काफी दिन बीत चुके थे और टैंकर ने अपने 10 लेवल इंक्रीज कर लिए थे और टीम वर्क करके बाकी के सोल्जर भी लेवल अप कर गए थे। जिन्वू अब काफी तेजी से 80th फ्लोर पार कर चुका है और उसे लगा नहीं था कि
ये इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिनवू 2 दिन से एक ही फ्लोर पर अटका हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी ताकतवर डीमन जिंदा है। लेकिन तभी जिनवू का माना तेजी से घटने लगता है। जिनवू को एहसास हुआ कि वहाँ कोई पावरफुल डीमन है, क्योंकि वहाँ पर आयरन की फाइट चल रही थी। अपनी माना को घटता हुआ देख जिनवू उनको वापस बुला लेता है। अगले दिन जिनवू फिर से शैडो सोल्जर को लड़ने के लिए भेजता है, क्योंकि उसे कंटिन्यू अटैक करने पड़ेंगे। जिनवू को पता चलता है कि जो डीमन वहाँ पर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इग्रिस और टीम बी हार रही थी। जिनवू को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि टस्क इग्रिस टीम से आगे है और फिर भी अटैक नहीं कर रहा है। क्या वो डर के मारे उनके सामने ही नहीं गया और इसीलिए वो टीम बी को खत्म कर रहे हैं? और जिनवू को लगता है कि उनका अगला टारगेट अब टैंकर की टीम है। जिनवू का अंदाजा सही था और वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे, जिनमें से एक डीमन नोबेल और 3 डीमन नाइट्स हैं और वो घोड़े की सवारी करते हैं। टैंकर और नाइट्स में फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग आसानी से टैंकर टीम को डिफीट कर देते हैं, जबकि जिनवू इनविजिबल होकर उनको देख रहा था। और जिनवू के सामने आने पर नाइट्स हमला बोल देते हैं, तो जिनवू उनको सुला देता है। दूसरे नाइट्स भी अटैक करने आते हैं, तो जिनवू गायब होकर उनको स्लैश कर डालता है। जिनवू का छोटा सा नमूना देखकर उनका लीडर डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। और जिनवू हमेशा से ही ये बात जानने की कोशिश करता रहता था कि क्या मॉन्स्टर को भी डर लगता है, और आज जिनवू को इसका जवाब मिल गया। तभी वो जिनवू के कमजोर हिस्से जैसे दिल और फेफड़ों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू बच जाता है और सोचता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डीमन है उनकी रैंक इस तरह हो सकती है। लो रैंक डीमन डी रैंक पर, मिड रैंकिंग डीमन सी पर, हाई रैंकिंग डीमन बी पर, टॉप रैंकिंग डीमन ए पर, डीमन लॉर्ड्स और डीमन नाइट्स A+, जबकि डीमन नोबेल S रैंक हंटर जितनी ताकत रखते होंगे। तभी जिनवू एकदम से उसकी स्वॉर्ड को काट देता है और उसका थोबड़ा पकड़कर अपने डैगर से उसका काम तमाम करने ही वाला था कि उसने कहा, अरे रुको रुको, मैंने हार मान ली है, मुझे मारो मत। जिनवू सोचता है, हाँ ये कैसी आवाज आई? मैंने बहुत से डीमन देखे जो इंसानी भाषा में बात करते हैं, लेकिन इसकी आवाज तो... इतना सोचकर जिनवू जैसे ही उसका मास्क हटाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक लड़की थी। उसने जिनवू से कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। जिनवू ने कहा, पहले अटैक तुमने किया था, मेरे सोल्जर को मारा और अब माफी मांग रही हो। लड़की ने कहा, ये मेरी मजबूरी थी और मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, ताकि कोई ऐरा गेरा, मेरा मतलब किसी बाहर वाले को अंदर आने से रोक सकूं। तुमने सबको मार डाला है ना, तो अब मुझको छोड़ दो प्लीज। जिनवू कहता है, मैंने तुम्हारे सारे साथियों को मार दिया और तुम मुझसे लड़ने के बजाय अपनी जान की भीख मांग रही हो। क्या तुम्हारी नजरों में ये सही है? जिस पर लड़की कहती है, एक नाइट का काम होता है अपनी लोगों को बचाना, और जब मैं बची रहूंगी तो सारी नाइट्स खुश रहेंगे। जिनवू सोचता है, अरे ये कितनी मतलबी है, सिर्फ अपने लिए ही सोच रही है। अरे यार, मेरा इसको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ये इंसानों जैसी दिखती है। तभी लड़की अपने मन में कुछ खिचड़ी पकाती है और एकदम से जिनवू पर हमला कर देती है। पर तभी टस्क अपनी प्रोटेक्शन स्किल से जिनवू को बचा लेता है और जिनवू उसको डराते हुए बोला, अभी तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? जिस पर लड़की झुककर माफी मांगने लगती है और कहती है, मेरी जान बख्श दो, तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। जिनवू उसे हवा में उड़ाकर बोला, यार कैसी बेशर्म लड़की है, इसे तो जरा भी शर्म नहीं आती। ठीक है लड़की, क्या तुम मुझे एंट्री परमिट लाकर दे सकती हो? जिस पर लड़की कहती है, हाँ हमारे पास एक परमिट है तो, लेकिन वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुझे साथ लेकर चलोगे, क्योंकि वो डीमन की निगरानी में है। जिनवू कहता है, अच्छा तो इसीलिए हमें अभी तक परमिट नहीं मिला। लड़की आगे बोलती है, मुझे बाकी के परमिट कहाँ हैं ये भी मालूम है। अगर तुम मुझे और मेरे लोगों को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। जिनवू सोचता है, ऑफर तो अच्छा है,
पर क्या मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। जिन्वू उसके पास जाता है और अपना ओरा दिखाते हुए पूछता है, मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ? लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, सच्ची में मैं कसम खाकर कहती हूँ। जिन्वू उसे नीचे उतार कर कहता है, ठीक है, तो जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम लोग आखिर हो कौन? इसके बाद हम उसी जापान के आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर वो बड़ी सी एंट उन दोनों हंटर को मारकर खा रही थी और उसको देखकर एक आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। तो एंट उसको मारकर वहाँ से उड़ जाती है और उसने कई सारे सिविलियन को भी मार डाला था। हमें वापस से डीमन कैसल में ले जाया जाता है जहाँ पर वो डीमन लड़की जिन्वू से बात कर रही है। उसने कहा, मेरा नाम एजल है और मैं राधिरुक लेन की सबसे बड़ी लड़की हूँ। जिस पर जिन्वू कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है? इन बातों से लड़की उलझन में पड़ जाती है और थोड़ा सोचकर कहती है, हमें ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन एक ऑर्डर जरूर मिलता है जो इस जगह की रक्षा करने को बोलता है। जिन्वू कहता है कि वो आवाज़ उसको कब से सुनाई दे रही है, जिस पर लड़की ने बताया कि जब से वो जागे हैं तब से सुनाई दे रही है। ये सुनकर जिन्वू चौंक जाता है और उसे लगता है कि ये लड़की क्या बोल रही है, इसका मतलब ये कहीं और रहते हैं। मुझे इस जगह के बारे में इस लड़की से जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जिन्वू ने पूछा कि इससे पहले वो कहाँ रहती थी, जिस पर लड़की ने कहा कि वो डीमन रियल में रहती थी और एक दिन पहले ही यहाँ पर आई है। जिन्वू ने पूछा कि वो वहाँ पर क्या करती थी और जैसे ही लड़की जवाब देने लगी तो उसकी आवाज में एक गलीच आने लगता है, जैसे बारूका की आवाज में आया था। फिर भी लड़की ने बताया कि वो एक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। जिन्वू पूछता है कि वो किस लड़ाई के बारे में बात कर रही है, तो लड़की बताती है कि वो एक शक्तिशाली डीमन से लड़ने जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डीमन की आर्मी बना रहे हैं। तभी जिन्वू देखता है कि लड़की में गलीच आ गया है और वो एक ही बात को बार बार दोहरा रही है कि उसने जरूरत से ज्यादा जानकारी बता दी है और वो उनकी कन्वर्सेशन को डिलीट कर रही है। लड़की की हरकत से जिन्वू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया कि इन बातों में जरूर कोई राज है। मगर लेवल अप, इंस्टेंस डंजन, क्वेस्ट, मिशन, रिवॉर्ड, पेनल्टी और जॉब चेंज ये सब गेम की तरह बनाया गया है, तो इस हिसाब से ये डीमन भी गेम प्ले का हिस्सा होंगे। जिन्वू पूछता है कि उनका एनिमी कितना स्ट्रॉन्ग है। लड़की जवाब देने ही वाली थी कि उससे पहले ही उसको चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिन्वू समझ गया कि ये काम उसी डीमन का है जिससे ये लोग लड़ने वाले हैं और वो नहीं चाहता कि जिन्वू को उसके बारे में पता चले। उधर आइलैंड पर फाइट चल रही है और एक हंटर सबको मैजिक बीस्ट से सावधान कर रहा है कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है, पर तभी उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। एक हंटर बोला, ये सब क्या हो रहा है? उसने पहले कमजोर ई रैंक हंटर को पेला और फिर जब हंटर कम हो गए तो उसने हीलर्स को मार डाला। वो दिमाग से काम ले रहा है कि फाइट ज्यादा चली तो उसे ही डिसएडवांटेज होगा। इसका मतलब ये है कि बीस्ट इंसानों की तरह सोच भी सकते हैं और पीछे खड़ी गाड़ी के कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है और ये वीडियो एसोसिएशन को मिल जाता है और वो इसके बारे में बात कर रहे हैं और वू जिनचुल उनको समझा रहा है। इस फाइट में हंटर ने इमरजेंसी कॉल करके बैकअप बुला लिया और इसीलिए ये इवोल्व हो चुकी एंट को हमने मार गिराया। और वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अटैक करने से पहले वो एंट एक पास वाले आइलैंड पर लोगों को मारकर आई थी और उन्हें लगता है कि ये किसी पास वाले आइलैंड से ही आई थी। हम इस फाइट को एक ए रैंक हंटर की मदद से जीत पाए, लेकिन फाइट में 4 ई रैंक, एक डी रैंक हीलर और एक ई रैंक लीडर मारा गया।
पास में बैठा हुआ एक आदमी बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर जिनचुल कि उन कीड़ों को मारने के लिए हमें ए रैंक हंटर चाहिए होगा? जिस पर चेयरमैन कहते हैं, इस एंट ने 294 आम इंसान और 108 हंटर को मार डाला है और जापानीज हंटर एसोसिएशन ने बताया कि ये खतरा महसूस कर सकते हैं और मौका देखते ही भाग खड़े होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में एशिया और जापान के हंटर को तगड़े हंटर माना जाता है और उसी जापान में एक एंट ने भगदड़ मचा दी। तो सोचो वो यहाँ पर कोरिया में आएंगे तो क्या होगा। जापान की तरह हमारे पास भी आइलैंड हैं, लेकिन हम 24 घंटे नज़र नहीं रख सकते और उन एंट ने जिस जगह पर हमला किया वो जेजू आइलैंड से 108 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी लंबा उड़कर कहीं भी जा सकते हैं और कोरिया में भी आ सकते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमारे पास इतने हंटर नहीं हैं और अगर हमने लो रैंक हंटर को भेजा भी तो वो तुरंत ही मारे जाएंगे। इतना बोलकर गो बाहर निकलते हुए सोचने लगते हैं कि अब उनकी मदद कौन करेगा, क्योंकि चाइना और रशिया के पास भी हंटर खड़े करने के लिए अपने आइलैंड हैं और यूएस से मदद करेगा नहीं क्योंकि उनके यहाँ भी एक एस रैंक गेट खुला हुआ है। ये सब सोचते हुए उनका सिर दर्द करने लगता है। तो जिनचुल आकर उनको बताता है, सर मैंने आपको ये बात मीटिंग में नहीं बताई क्योंकि ये एक सीक्रेट है। स्क्वेंजर गिल्ड से मिस्टर वोंग डोंगसू आने वाली जेजू आइलैंड में ज्वाइन होना चाहते हैं। ये सुनकर गो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिनवू के लिए यहाँ आना चाहता है, लेकिन जिनचुल ने रेड गेट का बहाना बनाकर बैक युनहो की मदद से डोंगसू का आना कैंसिल करवा दिया है। लेकिन एक अकेला डोंगसू ही नहीं है, और कोई भी है जो कॉल करके गो गुनही से मिलना चाहता है और वो है एक नेशनल लेवल हंटर जो गो गुनही का इंतजार कर रहा है। और वहीं डीमन कैसल पर एजल को होश आता है और उसने उठकर देखा कि जिनवू ने बहुत सारे डीमन को मारकर उनका ढेर लगा दिया है क्योंकि ये सब एजल को मारना चाहते थे। इस बात पर एजल हैरान होती है कि जिनवू ने उसको बचाया है। वो झुक जाती है और थैंक यू बोलते हुए बताया कि लो रैंक डीमन में ज़्यादा समझ नहीं होती और वो एक बच्चे की तरह होते हैं। जिनवू परमिट के बारे में पूछने लगता है तो एजल उसको एक बड़े से किंगडम में ले जाती है और एजल को गेट पर एक पहरेदार से पता चलता है कि उसका पापा थ्रोन पर बैठा है। और पहरेदार के जिनवू के बारे में पूछने पर एजल ने कहा कि ये उनका खास मेहमान है। अंदर जाने पर एजल जिनवू को अपने पापा से मिलवाती है तो उसके पापा डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि एजल किसको साथ लेकर आई है। एजल ने बताया कि वो तो बस एक मेहमान है, जिस पर उसके पापा ने कहा कि कौन सा मेहमान अपने साथ इतनी बड़ी वॉर आर्मी लेकर आता है, क्या तुम देख नहीं रही कि इसकी शेडो में एक आर्मी छुपी हुई है। ये सुनकर एजल चौंक जाती है और जिनवू उसकी शार्पनेस की तारीफ करता है कि तभी वहाँ खड़े पहरेदार जिनवू को घेर लेते हैं। जिनवू आराम से बात करता है कि अगर उसे परमिट मिल जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। एजल का पापा डरते हुए सोचता है कि क्या ये वही इंसान है जो वल्कन और डीमन किंग को मारकर पिछले कई दिनों से लगातार कैसल पर चढ़ रहा है। अगर फाइट हुई तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा राधिरू क्लैन कमजोर है क्योंकि वो 20वीं पोजीशन पर आता है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें परमिट मिल जाए तो यहाँ से चले जाओगे ना। जिस पर जिनवू एजल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आपकी बेटी एजल को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। जिनवू मन में कहता है मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये बाकी के परमिट की लोकेशन भी जानती है। जिनवू ने देखा कि उसके पापा उसे गुस्से में देख रहे हैं तो जिनवू जल्दी से एजल के कंधे से हाथ हटाता है। इसके बाद खाना खाते हुए पापा ने कहा, अच्छा तो तुम्हें परमिट और एक गाइड चाहिए। जिनवू मन में कहता है, अरे यार कहीं इन्होंने गलत तो नहीं समझ लिया जब मैंने कहा था कि मुझे एजल चाहिए। पापा मन में बोला, एक इंसान से बात करने में मेरी इज्जत घटती है, लेकिन इसके पास शैडो आर्मी है इसीलिए मैं पंगा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी को खतरे में तो नहीं डालोगे ना। जिनवू मन में कहता है, वाह एक डीमन को अपनी बेटी की चिंता हो रही है।
मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। इसके बाद पापा एक नौकर को बुलाकर परमिट मंगाते हैं और जिन्वू को दे देते हैं। उसे पढ़ते हुए जिन्वू सोचता है कि वो अब टॉप फ्लोर पर आ गया है, इसीलिए आगे वाले परमिट उसे डीमन क्लैन के पास ही मिलेंगे। उसी टाइम जिन्वू एजल को चलने के लिए बोलता है तो उसके सामने पार्टी सिस्टम आता है जिसमें जिन्वू को अपने एक्सपी पॉइंट सामने वाले के साथ शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन जिन्वू ऐसा नहीं करना चाहता। उसने एजल से कहा, सुनो, अगर मेरी फाइट हो रही हो तो तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओगी। ये सुनकर लड़की बहुत ज्यादा बलश करते हुए मान जाती है। रास्ते में चलते हुए जिन्वू लड़की से पूछता है कि क्या वो अपने घोड़े के बिना अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं कर रही है ना, जिस पर लड़की बताती है सिर्फ पार्टी के मेंबर ही एक से दूसरे फ्लोर पर आ जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, इसीलिए मैं अपना घोड़ा नहीं ला सकती। तभी लड़की एक दारू निकालकर जिन्वू को बताती है कि ये वाइन गर्ल्स क्लैन के लीडर को पसंद है और उसके पापा ने हर एक क्लैन के लिए गिफ्ट भेजा है। जिस पर जिन्वू कहता है, लेकिन गर्ल्स क्लैन के साथ तो तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे। लड़की ने बताया कि वो भी उन्हीं की तरह एक नोबेल क्लैन है, इसके अलावा उनका और कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर जिन्वू कहता है, ओह, सुनकर अच्छा लगा लड़की, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं अकेले ही जाऊंगा। इतना बोलकर जिन्वू अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में गोगुन ही उस नेशनल लेवल हंटर से बात कर रहे हैं। उसने कहा, हे मैन, तुम अच्छा हिंदी बोल लेता है, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ ना पाऊं क्योंकि मुझे इतना हिंदी नहीं आता। अब मेरे को बताओ, क्या तुम सच में नहीं जानता वेयर इज कोरियाज 10th एस रैंक हंटर? गो कहते हैं, हमने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी सर्विलेंस टीम जिन्वू को नहीं ढूंढ पाई। हंटर कहता है, ओह मैन, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? जिस पर गो ने कहा, अरे क्या हमारे सिर में फोड़ा है जो हम एक नेशनल लेवल हंटर से झूठ बोलेंगे? हंटर कहता है, आई नो मैन, बट मैंने सुना है वांग डोंगसू ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है। वो एक एस रैंक हंटर है और हम उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे डोंगसू एक अमेरिकन हंटर है। हंटर कहता है, हे मैन, हम यहाँ इसीलिए आया था ताकि आपकी मदद से डोंगसू को कोरिया में आने से रोक सकूं, लेकिन आपने तो ये काम पहले से ही कर दिया है, तो मेरा काम यहीं पर खत्म होता है और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा, लेकिन इस आदमी के सामने मैं फीका पड़ रहा हूँ। हंटर ने कहा, मैं यहाँ जेजू आइलैंड के बारे में आपकी मदद करना चाहता था, बट आई एम ए बिजी मैन, सो आई डोंट यू एनी हेल्प for Jeju Island raid. But of course it be a different story if South Korea had the capital to hire me. मेरी अभी फ्लाइट है तो मुझे जाना होगा। जिनचुल कहता है कि क्या आपको छोड़ने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा? Do whatever you want, लेकिन याद रखना अभी जो हमारी बातें यहाँ पर हुई हैं वो सीक्रेट रहनी चाहिए। उसके जाने के बाद मिस्टर गो जिनचुल से कहते हैं कि इस नेशनल लेवल हंटर को रेड में बुलाएं तो क्या ये हमारी मदद करेगा? जिनचुल कहता है, आप चिंता ना करें, जापान ने हमारी मदद के लिए हाँ बोल दी है और उनके हंटर निकल चुके हैं। वो जापान के एक सबसे बड़े हंटर हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और वहीं हम डीमन कैसल पर देखते हैं जहाँ पर जिन्वू ने हाई रैंकिंग डीमन का काम तमाम करके अपना लेवल 87 कर लिया था और जिन्वू के साथ साथ एग्रीस और टैंकर लेवल अप करके फुल मैक्स हो चुके थे और सिस्टम उनको अपग्रेड करने की परमिशन मांग रहा था ताकि वो अगली रैंक पर शिफ्ट हो सकें, जिसके लिए जिन्वू हाँ कर देता है और हाँ करते ही उनका रैंक शिफ्ट होने लगता है और नाइट कमांडर इग्रिस प्रमोट होकर नाइट से इलीट नाइट में, जबकि टैंकर इलीट से नाइट रैंक में प्रमोट हो जाता है। नाम का कोई चक्कर नहीं, नाम सेम ही रहेंगे। अब इग्रिस लेवल 1 के साथ इलीट नाइट रैंक पर है और वो एक एस रैंक हंटर को डिफीट करने की ताकत रखता है और टैंकर एक टॉप टायर ए रैंक जितनी। लड़की कहती है, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं जिन्वू सर? जिस पर जिन्वू ने कहा, अरे तुम्हें मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या बात है? लड़की बोली,
मैं ये पूछना चाहती थी, अभी तक आपने कितने क्लैंस को डिफीट किया है? जिनवू बोला, अभी तक तो 98 फ्लोर पार कर चुका हूँ, तो मैंने 9 क्लैंस की तो माँ बहन कर ही दी है। लड़की ने कहा, अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सर जिनवू, क्योंकि आगे आने वाले क्लैन बहुत पावरफुल हैं, हाई रैंक नोबेल से भी ज़्यादा। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है वो परमिट दे देंगे। उसकी बात पर जिनवू बोला, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमज़ोर होता तो क्या तुम लोग मुझे परमिट दे सकते थे? मैं उनकी हस्ती मिटा दूंगा। तुमने कहा था कि तुम्हारा क्लैन कमज़ोर है, तो चलो तुम्हारे रेडिश क्लैन को फर्स्ट रैंक दिलाते हैं। लड़की बोली, अरे मेरे क्लैन का नाम रादिरू है। वैसे सर, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? जिनवू उसे देखते हुए कहता है, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैं तुझे पसंद करता हूँ। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और ब्लश करने लगती है। जिनवू सोचता है कि ये लड़की तो मुझे जिनी की याद दिला रही है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी भूत प्रेत, डीमन चुड़ैल, अजीब लोगों से ही दोस्ती होती है। जैसा कि एजल ने बताया था कि ऊपर वाले फ्लोर पर मुश्किलें आएंगी और यहाँ के डीमन पिछले फ्लोर वाले डीमन बॉस की बराबरी वाले हैं। जिनवू के इंटेलिजेंट लेवल बढ़ने पर भी उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है। जिनवू अब 97 फ्लोर क्रॉस कर चुका है। जिनवू के डीमन क्लैन को खत्म करने की स्पीड से हैरान होकर एजल ने पूछा कि क्या सभी इंसान जिनवू की तरह ताकतवर हैं? तो जिनवू कहता है, मेरे जैसे 2 या 3 लोग होंगे, मिस्टर गो, चोई जोंगिन और चाहेइन। और मेरे ख्याल से एस रैंक हंटर की पावर ऊपर नीचे होती है, क्योंकि उनकी पावर को मापा नहीं जा सकता। और मैं फील कर सकता हूँ कि मैं मिस्टर गो से आगे निकल गया हूँ। जिनवू एजल को वापस चले जाने को कहता है, तो एजल को लगता है कि वो अब यूजलेस हो गई है और किसी काम की नहीं है। जिस पर जिनवू उसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि एजल ने तो काफ़ी मदद की है। मगर एजल नहीं मानती और चलने के लिए जिद करने लगती है। तो जिनवू भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और वो दोनों 98 फ्लोर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हंटर अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर निकल रहा है और उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि वहाँ पर कोई पावरफुल बीइंग मौजूद है। ये हंटर जापानीज में बात करता है और ये है जापान की ताकतवर द ब्लेड गिल्ड का एस रैंक हंटर और इसका नाम है कोटोryuji। इसकी गिल्ड में 11 एस रैंक हंटर हैं, क्योंकि ये एक बड़ी गिल्ड है और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है और इसी वजह से ये गिल्ड दूसरे देशों की भी मदद करती है। कोटोryuji जिस प्रेजेंस की बात कर रहा था वो नेशनल लेवल हंटर था जो वापस जा रहा था। खैर, इस बात को हल्के में लेते हुए कोटोryuji वहां से जाने लगता है। उनको लेने आए एक हंटर से कोटोryuji को पता चलता है कि यूएसए का एक हंटर यहाँ अपने पर्सनल काम के लिए आया था। कोटोryuji समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पर क्यों आया था। कहीं उसका रिसेंटली हुए इंसिडेंट से कुछ लेना देना तो नहीं है। इसके बाद कोटोryuji चेयरमैन के सामने बैठा है और चेयरमैन मन में कहते हैं, अच्छा तो ये है वो एशिया का ताकतवर हंटर जो लिu जिंगैंग से भिड़ सकता है। ये कोई मामूली हंटर नहीं है। जापान को पता है कि कोटोryuji का गिल्ड पावरफुल है, इसलिए वो इनसे कंपैरिजन नहीं करते। कोरियाई गिल्ड की तरह इनका गिल्ड सेकंड पोजीशन पर आता है और पूरे जापान के 22 एस रैंक हंटर में से 11 हंटर तो इन्हीं की गिल्ड के पास हैं, जबकि फर्स्ट पोजीशन पर एक चाइनीज गिल्ड है। पास में खड़ी हानेकावा नाम की लड़की ने बताया कि वो कोटोryuji की ट्रांसलेटर है, क्योंकि वो जापानीज में बात करता है ना। और रिसेंटली हुए अटैक को देखते हुए कोटोryuji कोरिया को अपना फुल सपोर्ट देंगे। कोटोryuji ने बताया कि वो आने वाली फाइट के लिए एक यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहता है, जिसमें हाई रैंकिंग हंटर शामिल होंगे जो जेजू आइलैंड रेड में मदद करेंगे। गोगुन ही कहते हैं, क्या आप एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो एक साथ एंट के ठिकाने पर हमला बोले? हम जानते हैं मिस्टर यूजी कि जापान के हंटर थोड़े अलग हैं, लेकिन एंट के घर में घुसपैठ करके लड़ना डेंजरस हो सकता है। कोटोryuji बोला, आप कह तो सही रहे हैं मिस्टर चेयरमैन को, लेकिन हमारा सामना एक एस रैंक मॉन्स्टर से है, इसलिए हमें पूरी तैयारी करने की जरूरत है।
कोटोरियोजी एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोला कि इसमें एंट की जानकारी है और एक एक एंट काफी पावरफुल है, लेकिन उनकी एक वीकनेस भी पता चली है और वो है कम जिंदगी। ये एंट बस 1 साल ही जिंदा रह पाती हैं और अगर हम उनकी रानी को मार देते हैं तो हमारे जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। गो ने कहा, प्लान तो आपका बढ़िया है मिस्टर यूजी, पर क्या आप भूल गए कि एंट अपनी रानी को बचाने के लिए जान भी दे सकती हैं। कोटोरियोजी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम बिना लड़े एंट को केव से बाहर निकाल दें तो मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका है। जब साउथ कोरिया जेजू आइलैंड के मिशन पर गए थे तो एंट फाइट करने के लिए बाहर निकल आई थी। पास में बैठा हंटर चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। हानेकावा ने कहा, मिस्टर ये बात माना रडार पर परखी गई है, अगर आपको कोई शक है तो आप फाइल देख सकते हैं। कोटोरियोजी बोलता है, मुझे मिलाकर 11 हंटर हैं जो जल्दी ही आने वाले हैं। हम एंट का ध्यान भटकाएंगे और कोरिया के हाई रैंकिंग हंटर हेलीकॉप्टर से अंदर जाएंगे और रानी को मारकर बाहर निकल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि आपके हंटर हमारे बनाए प्लान में हमारा साथ दें। वहां बैठे हंटर चौंक जाते हैं ये जानकर कि इतने सारे एस रैंक हंटर एक साथ आने वाले हैं। गोगुन ही मन में बोले, अगर इसका प्लान कामयाब रहा तो रानी अपने पहरेदारों के साथ अकेली पड़ जाएगी। प्लान तो बढ़िया है, लेकिन मिस्टर यूजी अपने ही गिल्ड के एस रैंक हंटर को रेड में क्यों लाना चाहता है? और हमें पता चलता है कि कोटोरियोजी ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस रेड को जीतने पर वो एक नेशनल लेवल हंटर बन सकता है और उसका मानना है कि कोरिया को उसका प्लान स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। गो मन में बोला, कोरिया में 8 एस रैंक हंटर है। मिन बेयांग्यू रिटायर हो चुका है और मैं बूढ़ा, इसलिए हमारे 6 हंटर ही ज्वाइन कर रहे हैं और ये सब हमारे हंटर के लिए सही नहीं है क्योंकि बॉस का सामना हमारे ही हंटर करने वाले हैं। क्या वो एक एस रैंक बॉस को डिफीट कर पाएंगे? हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है क्योंकि एंट तेजी से इवोल्व हो रही हैं। अगर संग जिनवू रेड ज्वाइन करता तो हमारे जीतने के चांस ज़्यादा हो सकते थे क्योंकि उसने ए रैंक डेंजन को अकेले ही क्लियर किया था। चेयरमैन कोटोरियोजी का प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वहीं डीमन कैसल में जिनवू 100 फ्लोर तक आ चुका है और उसका लेवल 93 है, जबकि वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। तभी जिनवू को एक ड्रैगन उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर जिनवू को डीमन किंग बैरन दिखता है जो अपने हाथ में बड़ी सी स्वॉर्ड पकड़े हुए है। जिनवू उसकी एनर्जी से महसूस करता है कि वो काफी स्ट्रोंग है और जिनवू उलझन में है कि क्या वो उसको हरा पाएगा भी या नहीं। उसे देखते ही एजल डर जाती है क्योंकि वो पहली बार डीमन किंग बैरन को देख रही थी। जिनवू देखता है कि एजल भी उस एनर्जी को सेंस करके डरी हुई है। जिनवू देखता है कि बैरन का ड्रैगन डीमन नहीं है तो हो सकता है जिनवू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तभी बैरन अपनी स्वॉर्ड से हेल्स आर्मी के आने के लिए एक गेट ओपन करता है जिसमें से बहुत सारे डीमन नाइट्स और सोल्जर लगातार निकलते ही जा रहे थे और जिनवू को पता चला कि वो 100 से भी ज्यादा हैं और हर एक डीमन ए रैंक हंटर के बराबर है। अपनी तरफ आते डीमन को देख एजल घबरा जाती है तो जिनवू उसे शांत रहने को बोलता है और जैसे ही डीमन उसकी रेंज में आते हैं तो जिनवू मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करके अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और शैडो आर्मी बाहर आकर एक एक डीमन को स्टैब करने लगती है। शैडो आर्मी को देखकर एजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 3 डीमन जिनवू को मारने आते हैं तो टैंकर इग्रिस और टस्क मिलकर उनको पेलने लगते हैं और टस्क अपना स्पेल हाइमन ऑफ ब्लेसिंग फायर करके वहां ब्लास्ट करने लगता है, जिसे देखकर एजल कहती है, मैंने इनको बहुत से फ्लोर क्लियर करते हुए देखा है मगर इस तरह की फाइट मैं पहली बार देख रही हूँ और सामने डीमन किंग बैरन खड़ा है, क्या वो इसको हरा पाएंगे? और इस डीमन और इंसान की फाइट में मैं किसकी साइड पर हूँ मुझे ही नहीं पता है। तभी बैरन एक रोर करके
उन पर एक लाइटनिंग अटैक करता है और चारों ओर बिजली गिरने लगती है। जिन्वू समझ गया कि ये कोई मामूली अटैक नहीं है, इसलिए वो एजल को कवर कर लेता है और उसे जल्दी से इस अटैक को ब्लॉक करना होगा, नहीं तो शैडो सोल्जर खत्म हो जाएंगे। जिन्वू जल्दी से जंप करता हुआ महल के ऊपर से होता हुआ ड्रैगन के पंख काटने की कोशिश करता है, तो बैरन उसको बीच में ही रोक देता है और झटके से जिन्वू को दूर पटक कर मारता है। गिरा हुआ जिन्वू देखता है कि बैरन एक तगड़ी रोर करके उस पर एक लाइटनिंग अटैक करने वाला है, तो जिन्वू अटैक के हिट होने से पहले ही दूर हो जाता है और अचानक से एक फायर अटैक जिन्वू को कवर करता है। ये टस्क था जिसने अपने स्पेल से जिन्वू को बचाया था। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और तबाही मचाने लगते हैं और टस्क वाला अटैक बैरन पर हावी हो गया और उसे नीचे गिरा दिया। जिन्वू शुक्र मनाता है कि उसने टस्क को ओर्ब दे दिया था। नीचे गिरते ही जिन्वू उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं तेरा कब से वेट कर रहा था नीचे आने का। मैं तेरे से लड़ते हुए थक चुका हूँ, तो चलो अब इसे खत्म करें। बैरन जिन्वू की ओर बढ़ने लगता है, तो जिन्वू मन में कहता है, मेरे पास कुछ ऐसी स्किल भी हैं जो बिना माना के चलती हैं, जैसे कमांडर टच और समन द शैडो सोल्जर। कमांडर टच का इस्तेमाल मैं एक चीज को यहाँ से वहाँ मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ते हुए एयरप्लेन को पकड़कर जमीन पर ले आऊंगा। वो चीज मेरे इक्वल भी होनी चाहिए। और रही बात शैडो सोल्जर की, तो उन्हें बुलाने के लिए माना की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शैडो डिस्ट्रॉय हो गई तो वापस बुलाने के लिए उन्हें माना चाहिए होगा। इसलिए मैं अपना पूरा फोकस अपना इंटेलिजेंट लेवल बढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। मगर ये डीमन भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके समन बीस्ट लगातार आते कैसे जा रहे हैं, वो भी विदाउट रीजनरेटिंग के। बैरन जिन्वू पर एक अटैक करता है जिसको टस्क अपने हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन स्पेल से रोक देता है और जिन्वू का माना तेजी से खत्म होने लगता है और जिन्वू के पास माना रिकवर करने का टाइम नहीं है, जबकि हाई रैंकिंग शैडो ज्यादा माना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी मदद के बिना जिन्वू जीत भी नहीं सकता, इसीलिए जिन्वू लड़ाई को जल्दी से खत्म करने का फैसला करता है। आयरन बैरन से टकरा जाता है और बैरन उसके सिर में अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। तभी आयरन की मदद के लिए नाइट कमांडर इग्रिस आता है, लेकिन बैरन इग्रिस की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपने अटैक से इग्रिस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जिन्वू आता है और उस पर अपने शक्तिशाली अटैक क्रिटिकल का इस्तेमाल करता है, लेकिन बैरन उसको ब्लॉक कर देता है और जिन्वू को सिर से पकड़कर उसका काम तमाम करने को तैयार होता है। लेकिन तभी इग्रिस फिर से समन होता है और उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। मौका देखकर जिन्वू अपने दोनों डैगर नाइट किलर और बारूका डैगर को एक साथ उसकी छाती में स्टैब कर देता है, जिससे बैरन की तलवार छूटकर गिर जाती है और वो एक तगड़ी सी रोर करता है और जिन्वू पर लाइटनिंग अटैक शुरू कर देता है और अपने हाथों में दो वेपन क्रिएट करता है और जिन्वू भी अपने डैगर से उसका सामना करने के लिए तैयार है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए आते हैं और टकरा जाते हैं। बैरन के कई सारे अटैक को जिन्वू आसानी से ब्लॉक करता है और फिर से क्रिटिकल अटैक के साथ कई सारे अटैक करता है, तो बैरन भी जिन्वू पर एक हमला करता है जो उसके काफी करीब होता है। तभी जिन्वू के डैगर हवा में उड़ने लगते हैं और बैरन मौके का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथों को पकड़कर हमले को रोक देता है और समझ नहीं पाता कि आखिर इसकी पावर का मेन पॉइंट क्या है। बैरन जिन्वू पर लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है कि एक ब्लेड आकर उसके मुंह पर लगता है। जिन्वू समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, आखिर किसने उसको कवर दिया। ये जिन्वू की मुंह बोली गर्लफ्रेंड एजल थी। बैरन का ध्यान भटकने पर जिन्वू सोचता है, ये मेरा मौका है, एक्टिवेट द कमांडर टच। तभी जिन्वू बैरन का हाथ उखाड़ देता है और बैरन सिचुएशन से बेखबर है। तभी जिन्वू एक पंच उसके मुंह के नीचे दे मारता है और बैरन की गर्दन हवा में गोते खाती हुई उड़ जाती है और बैरन गिर जाता है। फाइनली जिन्वू ने डीमन किंग बैरन को डिफीट कर दिया है और जिन्वू बड़े ही बैडास तरीके से खड़ा हुआ है और तभी जिन्वू नीचे बैठ जाता है और एजल से कहता है, एजल जाओ और अपने पापा को इन्फॉर्म कर दो
कि उनका रेडिश क्लैन नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। जिन्वू की बातें सुनकर एजल चौंकते हुए बोली, जिन्वू सर, हमारे क्लैन का नाम रेडिश नहीं राधिरू है और जिन्वू का लेवल अब 97 है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।